बार स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि बहुत सी ऐसी भारी मशीन होती है जो हर जगह नहीं रखी जा सकती और इसीलिए घटना के बाद से ही प्रदेश सरकार लगातार प्राथमिकता के आधार पर टनल में फंसे लोगों को बाहर निकलने का काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में मंगाई गई मशीन अपना काम कर रही है और जल्द ही सभी मजदूरों को वहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जल्दी अच्छी खबर मिल जाएगी और सभी मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए जाएंगे। देखिए, अगर दुर्भाग्य से कल रात जो मशीन दिल्ली से आई थी उसमें दिक्कत ना आई होती तो निश्चित तौर पर आज 40 के 40 श्रमिक हमारे बीच होते। 20 मीटर खुदाई के बाद जो थोड़ी उसमें तकनीकी दिक्कत आई, इस कारण जो है रात रेस्क्यू रोकना पड़ा और पुनः आज सुबह से जो है रेस्क्यू प्रारंभ कर दिए जाने की उम्मीद थी। शायद प्रारंभ भी हो गया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो है शाम तक 40 के 40 श्रमिक सकुशल जो है बरामद हो जाएंगे और उनको वापस सुरंग से निकाल लिया जाएगा। देखिए, सरकार लगातार काम कर रही है और अगर कल रात जो दिल्ली से मशीन आई थी उसका कार्य करना जारी रहता, 21 मीटर के बाद उसका काम रोकना पड़ा तकनीकी खामी के कारण, तो निश्चित तौर पर 40 के 40 श्रमिक जो है कल रात ही निकाल लिए जाते और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज शाम तक उन 40 के 40 श्रमिकों को सकुशल वहां से निकाल लिया जाए। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसीएस राधा रतूड़ी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। वहीं मीटिंग के बाद बताया कि सीएम धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 40 मजदूरों के पास पहुंचने की कोशिश जारी है। वहीं 900 mm की पाइप की 25 मीटर तक पहुंचा दिया जा चुका है और 60 मीटर की दूरी अभी तय करना बाकी है। उम्मीद है अच्छा समाचार मिल सकता है। पाइप से अभी 60 मीटर की दूरी तय करना बाकी है। आपको बता दें कि सलक्यारा टनल में फंसे जो लोग हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसमें कि टनल के अंदर पाइप को पहुंचाया जा चुका है। वहीं 60 मीटर की दूरी तय करना बाकी है और 25 मीटर तक अभी पाइप पहुंचाई जा चुकी है। 900 mm की ये जो पाइप है इन्हें 25 मीटर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन और 60 मीटर दूरी अभी बाकी है। वहीं आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कई दिनों से 40 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि सड़क धंसने की वजह से मजदूर अंदर फंस गए थे, जिसके बाद उनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था। उन्हें ऑक्सीजन अंदर पहुंचाया जा रहा है, खाना और पानी पहुंचाया जा रहा है, उनसे लगातार संपर्क बनी हुई है। वहीं अब खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है कि 900 mm की जो पाइप है 25 मीटर तक अंदर पहुंच चुकी है और 60 मीटर तय करना अभी बाकी है। सलक्यारा टनल पर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 25 मीटर तक 900 mm की पाइप पहुंच चुकी है और 60 मीटर पहुंचना अभी बाकी है। अभी जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह से ये अभी चल रहा है वहां पे, तो बहुत व्यवस्थित, बहुत प्लान्ड वे में, ताकि जल्दबाजी इसमें ना हो कोई, क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि वहां पे मलबा भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मशीन को, जो ऑगर मशीन है, उससे पूरे प्रॉपरली, पूरे सिस्टमेटिकली उसको पुश किया जा रहा है ताकि टाइमली उनको निकाला भी जा सके और साथ साथ में ऑक्सीजन, मेडिसिन, खाने की वो भी करेक्ट, उसका भी बैकअप उनको दिया जा रहा है। जहां तक अभी जो ग्राउंड लेवल से, जो क्योंकि हम बहुत माइक्रो लेवल पे बिल्कुल मिनट टू मिनट वहां पे हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं ये एसईओसी की तरफ से। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ कांग्रेस अब अटैकिंग मोड पर नजर आ रही है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी और मरीजों को हो रही परेशानी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को
घेराव कर लिया है। वहीं दलबल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन में जमकर प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने धामी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि डॉक्टर और स्पेशलिस्ट के अभाव में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज सफेद हाथी साबित हो रहा है। ना यहाँ डॉक्टरों की सुविधा है और जो भी हमारे यहाँ पर महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं आ रही है, केवल उनके लिए यहाँ पे एक रिफर सेंटर बन गया है। आज बड़े दुख का विषय है कि जिस तरह से जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं वर्तमान में, धन सिंह रावत जी, और यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, और ये उनका अपना यहाँ का क्षेत्र भी है, उनके परिवार का क्षेत्र भी है, उसके बावजूद यहाँ पे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, जो बड़ा दुख का विषय है। उसी को लेकर जो है आज चाहे मेडिकल कॉलेज में, चाहे आप उसकी बात ब्लड बैंक की बात हो, चाहे और ओटी सेंटर की बात हो, तो तमाम जो है यहाँ पे अव्यवस्थाओं का जो है कि वो भंडार लग चुका है। प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 18 तारीख को राजधानी देहरादून के सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। जिला सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि इस बार रोजगार मेले में 7 सेक्टर की 40 कंपनियां प्रतिभा करेंगी, जिसमें 1371 पदों के लिए अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी अभ्यर्थी रोजगार मेले में प्रतिभा करने चाहते हैं, वो रोजगार प्रयास पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बताना चाहूंगा कि हमारे निदेशक महोदय और जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में 18 नवंबर 2023 को रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस देहरादून में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 सेक्टर्स की लगभग 40 कंपनियों का कंफर्मेशन हमारे पास प्राप्त हो चुका है और लगभग 1371 पदों के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कॉल की गई है। उनके पद हमारे पास अवेलेबल हैं और मिनिमम जो सैलरी पैकेज है वो 8,000 से लेके 35,000 तक का सैलरी पैकेज पर मंथ कंपनी ऑफर कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग क्वालिफिकेशन है और जो भी कोई अभ्यर्थी हैं वो हमारे रोजगार प्रयाग portal.uk.gov इन पर जाके जो रोजगार मेले का वहाँ पे लिंक दिया हुआ है उसमें उस पूरी प्रेस विज्ञप्ति को देख भी सकते हैं, अपनी अर्हता को भी चेक। देहरादून में 9 नवंबर को रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम में करोड़ों रुपए की लूट हुई थी। इसी मामले में पहले दिन से ही पुलिस के कामकाज पर सवाल उठ रहा है। वहीं एसएसपी देहरादून ने विपक्ष को इस पूरे मामले में राजनीति न करने की सलाह दी है। वैसे अपनी जांच के बीच पुलिस ने दावा किया है कि जिन लुटेरों ने देहरादून में करोड़ों रुपए की लूट की है, उनके 2 साथियों को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है और उन्हें देहरादून लाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि पुलिस अपराधियों को ढूंढने के लिए लगातार दबिशें दे रही है और जल्द ही अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जो घटना रॉबरी की हुई थी, इसमें ऑलमोस्ट हमारी टीम ने जो है विभिन्न स्थानों पर ऐसी जो घटनाएं हुई थी उसके आधार पर हमारी जो सीसीटीवी फुटेज या जानकारी पुलिस को मिली थी उसके आधार पर हमने गैंग जो है चिन्हित किया था और गैंग के 2 सदस्य इसमें चिन्हित हो चुके हैं जो फरार चल रहे हैं लगातार और पूर्व में भी कई सारी घटनाओं में वांटेड है आनंद प्रांतों से। इन पे 2-2 लाख का इनाम पुलिस मुख्यालय द्वारा डीजीपी साहब की तरफ से किया गया है। साथ ही इसमें कुछ और अभी सस्पेक्ट भी हमारे आए हैं इसमें जो अभी जिन पे हमारी टीमें काम कर रही हैं और जिस तरह से मोडस ऑपरेंडी पूरे गैंग का पता चला है, ये बड़ी सुनियोजित तरीके से महीनों की रेकी के बाद और इसके बाद विभिन्न इसमें जो लोग होते हैं गैंग के मेंबर, वो इसमें आके इस पूरे टास्क को समझने के बाद घटना को अंजाम देते हैं। तो इसलिए बड़े सुनियोजित तरीके से घटना हुई है। थाना दिनेशपुर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में विगत रात अज्ञात चोरों ने चंदन की लकड़ी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए दिनेशपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी पहले भी चंदन की लकड़ी चोरी करने के मामले में जेल जा चुका है। वहीं कुछ दिन पहले दिनेशपुर स्थित तालाब के किनारे से चोर एक चंदन का पेड़ काट कर ले गए थे तथा अन्य पेड़ों को भी काफी नुकसान किया था। वहीं काटे गए चंदन पेड़ों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों की बताई गई है।
के विमल राय जी हैं, विमल राय पुत्र मनोरंजन राय, निवासी वार्ड नंबर 9, थाना दिनेशपुर, जनपद उधम सिंह नगर। इनके द्वारा दिनांक 14/11/2023 को एक तहरीरी सूचना दी गई कि दीपावली के दिन 12/11/2023 11 और 12 की रात्रि में अज्ञात चोरों ने इनकी चंदन की लकड़ी का जो एक वृक्ष था उसे काट के चोरी कर ले गए हैं। क्योंकि मामला चंदन की लकड़ी से था तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल हमें निर्देशित किया गया और थाने पर एक टीम गठित करने के लिए निर्देशित किया गया, जिस पर हमारी टीम गठित की गई, जिसमें अपर जो है हमारे उप निरीक्षक संतोष उप्रेती द्वारा उसकी लीड किया गया तथा सारे जो सीसी कैमरे हैं और अन्य जो सूचनाएं संकलन की जाती है वो सूचनाएं के संकलन किया गया। और ये एक गिरोह जो पूर्व में भी चंदन की लकड़ी की चोरी में, वो लकड़ी की तस्करी में यूपी और उत्तराखंड में वारदात कर चुका है, तो इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बीते दिनों दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना पर अस्पताल के प्राचार्य आशुतोष सयाना के निर्देश पर अस्पताल प्रबंधन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है और अस्पताल के MS अनुराग अग्रवाल का कहना है कि समिति मामले की जांच कर रही है। जल्द ही इसकी जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। हालांकि उनका कहना है कि मरीज को कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद अस्पताल में मरीज को CPR भी दिया गया था, लेकिन उसकी जिंदगी को नहीं बचा सके। ये बहुत ही बड़ी चीज हमारी डेवलप हो गई है। सबसे बड़ी ऑल डॉक्टर्स हैं और सिस्टर्स हैं, उनसे एक आख्या मांगी है, तो वो उम्मीद करता हूँ कि आज नहीं तो कल तक हमारे पास आ जाएगी। फिर जो हमारी कमेटी के 3 डॉक्टर हैं वो बैठेंगे, तो जहाँ तक है सैटरडे को मुझे वो रिपोर्ट मिल जाएगी उसमें। लेकिन जो हम लोगों ने प्रीलिम एक रिपोर्ट मिलती है HOD से बात करके, तो उसमें यही पाया गया कि यंग लड़का अल्कोहल की वजह से पैंक्रियाज की दिक्कत हुई थी, उसमें पैंक्रियाज पे सूजन थी। ये अपने आप में काफ़ी खतरनाक बीमारी मानी जाती है और इसमें उस मरीज की 3 दिन तक आराम नहीं आया था। ये बहुत ही बड़ी चीज़ हमारी डेवलप हो गई है। सबसे बड़ी चीज़ तो वही है, स्टाफ की शॉर्टेज है। देखो स्टाफ में भी आपको बताया, जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सन्यासियों वाला में पुलिस ने चोरी के सामान समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें कि रईस अहमद निवासी मोहल्ला नई बस्ती जसपुर द्वारा थाना जसपुर में तहरीर देकर बताया था कि ग्राम अमियावाला रोड पर स्थित उसके मछली पालन के तालाब के पास बने कमरे में रखे लाखों रुपए की कीमत के एल्यूमिनियम के गिट्टे और इन्वेंटर बैटरी चोरी हो गए हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। कि अमियोवाला में उनका एक पॉन्ड है फिश पालन का, वहाँ पे उनका इन्वर्टर बैटरा और जो एल्युमिनियम के उनके गिल्टे थे उसको कुछ चोरों के द्वारा, अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। इस पर तत्काल थानाध्यक्ष जसपुर के नेतृत्व में एक टीम बना करके सक्रिय किया गया था अभियोग पंजीकृत करने के बाद। तो जानकारी आई कि वहीं काम करने वाले 2 लड़के जो कि ये संभल के है, जिसमें इसरार और जावेद, ये काफ़ी दिनों से इसकी रेकी किए हुए थे और यही गाड़ी लेकर गया और ले जाकर के इन्होंने वहाँ से उनका इन्वर्टर बैटरा और जो एल्युमिनियम के गिल्टे थे वो उसको चोरी। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नादेही शुगर मिल में पेराई सत्र 2024 शुरू हो गया है और इसी कड़ी में प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, वर्तमान विधायक आदेश चौहान, बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज पाल और खड़क सिंह चौहान नादेही शुगर मिल पहुंचे। इस दौरान प्रदेश महामंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। साथ ही फैक्ट्री में पूजा अर्चना के बाद किसान विनोद कुमार का सबसे पहले गन्ना तोला गया और बैलों को तिलक लगाकर किसान को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। मिल समय से तैयार हो गई है और समय से इसकी ओपनिंग हो गई है, आज चल गई है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से GM साहब से और यहाँ के प्रशासन से बात हुई है, उनका कहना है कि इस बार कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा और सही समय से मिल चलेगी और जो मिल चली है वो रियल में आज चली ही जाएगी। मतलब कि पहले क्या होता था कि मिल चल जाती थी, ओपनिंग हो जाती थी, 2-3 दिन के लिए फिर बंद हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। बात हुई है, आज MD भी यहाँ केन के MD भी हैं, GM भी हैं, SDM भी और सभी प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है।
खटीमा के साल बोझी के आरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ों कटाई जोरों पर है। वहीं लकड़ी मंडी में 2 ट्रैक्टरों में अवैध रूप से लकड़ी सोख्ता भरे जाने की सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंचा, जिसके बाद खटीमा वन रेंज अधिकारी महेश चंद्र जोशी और डिप्टी रेंजर जागेश्वर वर्मा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। वहीं गठित टीम ने सोख्ता से भरे 2 ट्रकों को पकड़ लिया गया है और लकड़ी से भरे पकड़े गए दोनों ट्रकों को सीज कर वन विभाग के कैंपस में सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है। साथ ही लकड़ी किस प्रकार की है और कहां जा रही थी, इस पूरे मामले में जांच की प्रक्रिया जारी है। विगत दिवस हमारे सबऑर्डिनेट स्टाफ के द्वारा 2 प्रकाष्ठ से भरे हुए ट्रक पकड़े गए हैं। तो इस प्रकरण में अभी कार्रवाई चल रही है और जांच की जा रही है कि प्रकाष्ठ किस प्रकार का था। ट्रकों को अभी फिलहाल हमारे कैंपस में लाकर खड़ा किया गया है और वर्तमान में जांच जारी है। जैसी जांच पूरी होती है तो प्रत्यक्ष अवगत कराई जाती है। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा तराई पूर्वी वन प्रभाग के एसडीओ संतोष पंत का अन्यत्र स्थानांतरण हुआ है, जिसके बाद जिम कॉर्बेट रामनगर से स्थानांतरण होकर खटीमा पहुंची संचिता वर्मा ने एसडीओ का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान नवागंतुक एसडीओ संचित वर्मा का वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत सम्मान किया और शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर खटीमा वन रेंज अधिकारी महेश चंद्र जोशी ने बताया कि खटीमा एक वीआईपी जोन है, इसलिए यहां की समस्याओं और जरूरतों के त्वरित समाधान के लिए नवागंतुक एसडीओ के साथ मिलकर तत्परता के साथ कार्य किया जाएगा। हमारे यहाँ पर पहले जो हमारे एसडीओ थे संतोष कुमार पंत जी, वो उनके पास डबल चार्ज था, तो उनका जो चार्ज है आज हमारी नई एसडीओ उपस्थित हुए हैं यहाँ पर और श्रीमती संचिता वर्मा जी, और हम लोग उनके स्वागत के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं खटीमा रेंज से और ये हमारे कुलपुरा रेंज से, और तो हम लोगों ने उनका स्वागत कर उनको आगे के लिए नई कार्यकारिणी और नई रणनीति बनाने के लिए जो भी हमारा प्रयास होगा उसके लिए हमने सही। हल्द्वानी के रामपुर रोड में कमिश्नर दीपक रावत ने सड़क चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। बिडकुल द्वारा बनाए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य में 21 किलोमीटर लंबी सड़क 58 करोड़ की लागत से बनाई जानी है, जिसे कार्यदायी संस्था बिडकुल को दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए तय समय पर काम पूरा करने को कहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 7 मीटर चौड़ी सड़क को 10 मीटर चौड़ा किया जा रहा है, जिससे कि हल्द्वानी से रुद्रपुर के लिए रामपुर रोड बाईपास का पर्यटन की दृष्टि से बेहतर इस्तेमाल हो सके। साथ ही बढ़ती यातायात में जाम की व्यवस्था सुचारू हो, इसको लेकर भी दिसंबर आखिरी सप्ताह तक यह काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और देखिए, ये जो रोड है टोटल 21 किलोमीटर्स में 58 करोड़ की लागत से बन रही है। इसमें वाइडनिंग का काम मेनली इसमें होना था, और उसके अलावा वाइडनिंग के बाद वाला हिस्सा होता है उसमें शोल्डर्स को ड्रेस करना था। तो शोल्डर्स को जो ड्रेस करने वाला काम है और अन्य जो काम है बेल बाबा तक हो चुके हैं। बेल बाबा से ऊपर इसमें जो काम हो रहे हैं उसकी प्रोग्रेस धीरे चल रही है, और आप जानते हैं क्योंकि शहर के बीचों बीच, आबादी के बीचों बीच ये है, तो इस तरह से सड़कों को दिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपका एक अभी डेली फॉर्मेट बना दिया जिसमें ये हर दिन का काम। पौड़ी में नगरपालिका चुनाव की तैयारियों को पूरा करने में प्रशासन जुट गया है। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड वार जनगणना के लिए संगणकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसडीएम स्मृति परमार ने वार्ड वार जनगणना के लिए तैनात संगणकों को घर घर जाकर पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, और इस सर्वे को पूरा करने के लिए संगणकों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा दी गई है, जिन्हें पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करने को कहा गया है। स्थान निकाय के जो चुनाव हैं उसके लिए सर्वे कार्य होना है, गणना होनी है वार्ड वार। तो उसी में हमने पहले वार्ड वार हमने संगणक और सुपरवाइजर नियुक्त किए थे, और आज उनकी हमारे द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया गया और निर्देश जारी किए गए हैं। उसमें एक तो हमने उनको क्षेत्र आवंटन किया है वार्ड वार की, कौन किस क्षेत्र में गणना करेगा,
और जो उत्तराखंड का राज्य निर्वाचन आयोग है उससे हमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि प्रत्येक घर में जाके उन्हें किस तरह से गणना करनी है, उस संबंध में हमने उनको निर्देश दिए। अवैध निर्माण के विरुद्ध एमडीडीए भले ही कार्रवाई करने के दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत में कार्रवाई धरातल पर दिखाई नहीं दिख रही। एक ऐसा ही मामला ऋषिकेश में मनीराम मार्ग का आया है। बता दें कि प्रतिष्ठित मिठाई व्यापारी ने 15 फुट की सड़क पर 90 गज की जमीन में 5 मंजिला इमारत अवैध रूप से खड़ी कर दी है। केवल एक मंजिल नक्शे के बल पर 5 मंजिला मकान बना डाला और 1 महीने से कई बार एमडीडीए को शिकायत भी जा चुकी है, पर इस मामले में कार्रवाई के नाम पर एमडीडीए की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा, जिससे एमडीडीए की कार्यशैली सवालों के घेरे में है और एमडीडीए की इस लापरवाही की वजह से अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। खटीमा में भारत नेपाल सीमा पर मेलाघाट शारदा नदी के किनारे वन महोलिया छठ घाट पर कुछ ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जा कर गन्ने की फसल लगाई गई, जिससे श्रद्धालु महिलाएं काफी आक्रोशित हुई है। महिलाओं ने छठ घाट पर खड़ा होकर अवैध कब्जे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया है और प्रशासन से छठ घाट पर हुए अवैध कब्जे को खाली कराने की गुहार भी लगाई है। वहीं आपको बता दें कि खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और नायब तहसीलदार नरेंद्र गातोड़ी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और छठ घाट पर हुए अवैध कब्जे को हटाने को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शारदा घाट पर बनी छठ माता की प्रतिमाओं को तोड़कर गन्ने की फसल लगा दी गई है, साथ ही संपर्क मार्गों पर भी अवैध कब्जा कर रखा है। छठ घाट पे हम हर साल माता जी की छठ माता की पूजा करते हैं और लोग यहाँ पर हर साल इतनी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या करा जाए कि कुछ लोगों ने यहाँ पे अवैध कब्जा कर लिया छठ माई की जगह पे। यहाँ पे महिलाओं को बैठने को भी स्थान नहीं मिलता है और न ही उनका वो मंदिर बना के बैठ सकती है महिलाएं। और गन्ना के लगने की वजह से महिलाओं को सबको दिक्कत है। वैसे भी डर रहता है कि गन्ने में कहीं कुछ जानवर ना बैठा हो, ताकि रात का समय होता है, पूरी रात भर ये पूजा करती है। सुबह जब दिन निकलता है ये अपने घर 8-9 बजे ही जाती है। उत्तराखंड बाल संरक्षक आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने उत्तराखंड में बाल आयोग के लिए जा रहे कार्यों और अपने अब तक कार्यों का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। गीता खन्ना ने बताया कि बाल संरक्षक आयोग उत्तराखंड में नशे और साइबर क्राइम को लेकर काम कर रहा है, क्योंकि आज के दौर में ये दोनों ही समस्या है जो बच्चों की जिंदगी को खराब कर रही है। इसलिए बेहद जरूरी है कि बच्चों को नशे के प्रति और साइबर क्राइम के प्रति सचेत करना होगा। एक ऐतिहासिक निर्णय तो शायद मैं नहीं गिना सकती, पर जितनी भी शिकायतें हुई हैं उसमें आई थिंक हम 60% से ज्यादा 740 में से 392 का हम निस्तारण कर चुके हैं 9392 का। और एक अच्छा आंकड़ा है, जो बची हुई हैं, जो निस्तारण नहीं हो पाता समय से, वो आख्याएं हमें क्योंकि विभाग से ही कार्रवाई करवानी होती है। कार्रवाई हमारे विभाग से नहीं होती है, कार्रवाई लाइन डिपार्टमेंट करता है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि नवंबर महीने में मौसम शुष्क रहने के आसार नजर आ रहे हैं, साथ ही इस माह तापमान सामान्य रहने के आसार भी हैं। हालांकि बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने कहा कि बीते चंद दिनों पहले उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में हुई हल्की बर्फबारी के चलते तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नवंबर माह में बारिश के कई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सूखी ठंड बढ़ने से वायरल फ्लू जैसे सर्दी, जुकाम इत्यादि का खतरा भी सताने लगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hey mom, hey, look.